बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा और बोली में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। यानी कि वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या कितनी है वो पढ़ा है। वर्णों में हम स्वर और अयोगवाह ये कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्वरों की संख्या के साथ साथ उनका उच्चारण स्थान और उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हैं ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वर परिभाषा आपको क्लियर हो ही गई होगी। लास्ट वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था भाई, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो हम 11 की बजाय आंसर 13 लिखेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्लरिकल का एग्जाम हुआ था, क्लर्क वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्वरों की कुल संख्या और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था, कोष्ठक में लिखा हुआ था अनुस्वार और विसर्ग सहित कितनी है, तो हमने जो उत्तर दिया था वो 13 होगा। तो क्लियर है बात। अब स्वर कितने हैं, उनकी संख्या कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। स्वर, अब हम यहाँ क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर या हम कह सकते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर कहें या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। स्वरों की संख्या है 11 और वो जो 11 स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला तो कौन सा है, ह्रस्व स्वर। ह के नीचे र, ह्रस्व स्वर, ये कौन सा है वो देखते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या आप कह सकते हो जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगे या बहुत कम समय लगे, तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगे, जितना समय लगे या बहुत कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कहते हैं, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, कहते हैं इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष स्वर जो हैं उन्हीं को मूल स्वर यानी कि रूट वर्ण भी कहा जाता है, रूट वर्ड्स भी हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनको जैसे बोलने में एक मात्रा जितना समय लगता है और इन्हीं 4 जो स्वर हैं इनसे मिलकर जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उनका निर्माण होता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, तो वो देखिए, आ, छोटी ई जिसको बोलते हैं, छोटा ऊ और री, आ, ई, ऊ और री, ये 4 क्या हैं, ह्रस्व स्वर। इन्हीं को मूल स्वर का नाम भी दिया गया है कि और इनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय या हम कहें बहुत कम समय लगता है। दूसरा कौन सा होगा, वो है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ मतलब बड़ा, तो किससे बड़ा, आप ये लगा के चलिए ह्रस्व स्वर से बड़ा। उसके उच्चारण में कितना समय लगता है, एक मात्रा जितना, तो इसके उच्चारण में कितना लगेगा, 2 मात्रा जितना समय। चलिए, तो जिन ध्वनियों के, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में दुगना समय, आप कह सकते हो दुगना समय, किससे दुगना, ह्रस्व से दुगना समय, या आप कह सकते हो 2 मात्रा जितना समय, या हम कहें ह्रस्व स्वर से यानी कि जो मूल स्वर हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना, 2 मात्रा जितना समय लगे, या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7। इनकी संख्या 7 है। जो हमारे ह्रस्व स्वर थे वो कितने हैं, 4, और ये कितने हैं, 7। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 11 स्वर। अब 4 वहाँ हैं, उन 4 को छोड़कर जो 7 बच गए हैं वो कौन से हैं, वो एक बार देखिए। आ उधर चला गया तो यहाँ आ,
ई वहाँ थी, बड़ी ई यहाँ है, बड़ा ऊ जिसको बोला जाता है ऊ औ, री वहाँ है, तो ए आई ओ और औ, ये जो 7 है वो हम यहाँ शामिल कर देंगे, यानी कि इनकी संख्या कितनी है 7 है। कौन कौन से? आ, ई, कौन सी? छोटी ई ह्रस्व के अंदर चली गई, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। क्लियर है बात? तो ह्रस्व स्वर के अंदर एक मात्रा जितना समय लगेगा, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं जितना समय लगेगा। अब तीसरा कौन सा है? वो हमारा है प्लूत स्वर। अब 11 जो वर्ण थे, यानी कि 11 जो स्वर थे वो ह्रस्व और दीर्घ में क्लियर हो चुके हैं। तो अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जो प्लूत स्वर है उसका प्रयोग आजकल हिंदी में नहीं होता, इसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। फिर हिंदी में ही इसका यूज़ कहाँ है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या जुड़ता है वो देखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी शब्द के उच्चारण में यानी कि ज़्यादा समय लगे, या आप कह सकते हो त्रिमात्रिक वर्ण कौन से हैं। इसका जो प्लुत स्वर है उसका एक नाम और है त्रिमात्रिक, यानी कि 3 मात्राओं जितना स्वर इसमें टाइम लगता है। त्रिमात्रिक स्वर कौन से हैं? तो जो प्लुत स्वर हैं उन्हीं को त्रिमात्रिक स्वर का नाम भी दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके उच्चारण में 3 मात्राओं जितना समय लगता है। क्लियर है? एक और बात हम देखेंगे, किसी को पुकारने में, जब हम किसी को पुकारते हैं आवाज़ लगाते हैं, या किसी नाटक के संवाद में यानी कि जो डायलॉग्स हैं उनमें किस स्वर का प्रयोग होता है? तो उनमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में 3 मात्रा जितना समय लगे, या आप कह सकते हो बहुत अधिक समय लगे, या आप कह सकते हो दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे। ठीक है, तो 3 मात्रा जितना समय लगे उसे प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्लियर है बात? अब इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे वो हम देखते हैं। जैसे हम कहें, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से क्लियर करना है, त्रिमात्रिक स्वर किसका नाम है? प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा गया है। जो ह्रस्व स्वर हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? ह्रस्व स्वर की 4। जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। उनकी संख्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी। वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप उसको देखें और समझें। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं और जोड़ना चाहूँगी, कौन सा? प्लुत स्वर के साथ, यानी कि प्लुत स्वर के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से होंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं हम ऊपर लिख रहे हैं। जो प्लुत स्वर है वो होता क्या है वो ऊपर देखिए, या हम कह सकते हैं, चलो एक बार मैं यहाँ बताती हूँ आपको। प्लुत स्वर के अंदर जैसे हम लिखते हैं ओम, ये वाला जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? प्लुत स्वर का एग्जाम्पल होगा। कैसे? हम ओम का जो उच्चारण है वो लंबा साउंड करेंगे। जैसे हम एक शब्द बोले ओम प्रकाश, तो इस शब्द को बोलने में तो हमें 1-2 सेकंड ही लगे, लेकिन जब हम ओम, जो शिव का उच्चारण, शिव का शब्द है, मंत्र है, उसको उच्चारित करते हैं तो लंबा साउंड करते हैं। या हम कहते हैं, जैसे राम लिखते हैं, ये शब्द है, एक तो राम लिखते हैं कैसे? ये वाला, लेकिन ये प्लुत स्वर में ये प्रयोग नहीं होगा। हम इसका प्रयोग करेंगे राम, इसको लंबा साउंड करना है। जो मैंने बीच में राम के बीच में जो ये एस जैसा वर्ड लिखा है, ये जो सिंबल दिया है, ये प्लुत स्वर की पहचान है। इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा। तो जो ये एस है इसको क्या बोलेंगे? वर्तुल रेखा। वर्तुल रेखा, इसका अर्थ क्या है? इस शब्द को लंबा उच्चारित करना है। क्लियर है बात?
तो प्लूत स्वर को हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जो इसका सिंबल है, जैसे हम कहते हैं एस एस जैसा ये हमने लिखा है, इसको वर्तुल रेखा का नाम दिया गया है, इसको वर्तुल रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनके भेद कौन से हैं। तो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत स्वर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्या आपको पता है स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हम स्वर कहें या हम अच कहें, यानी कि स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कहें, अच कहें या हम स्वनिम कहें, तीनों का एक ही अर्थ है। यानी कि अगर क्वेश्चन होता है स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर को अन्य हम अच भी कह सकते हैं, स्वनिम भी कह सकते हैं। तो जो अपना स्वर है वही अच है, वही स्वनिम भी कहलाता है। अब जो हमारे ये 11 स्वर हैं, यानी कि 2 कौन से और जुड़ जाएंगे, अनुस्वार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। वो और देखिए, तो हमने अभी बताया स्वरों की संख्या अगर अनुस्वार और विसर्ग यानी कि अयोगवाह को मिलाते हैं तो कितनी हो जाती है, 13। नहीं तो इनकी संख्या 11 मानी जाती है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमें 11 ही लिखनी होती है। अब जो 11 स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है वो देखिए, आ और जो अह, यानी कि हम कहते हैं, लिख रहे हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। यानी कि वैसे तो सारे जो स्वर है, वर्ण है, जो भी है मुंह से उच्चारित होते हैं, लेकिन ये जो स्वर हैं मुंह के अंदर किसी पार्ट को, यानी कि जो हम स्वर तंत्री बोलते हैं, उसको स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकलती है। तो वो कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात लेकर चलिए, ये हमारा मुख द्वार है, ये हमारा मुख द्वार है, और ये हमारे जो गले की पाइप है, यानी कि हमारे मुख से लेकर कंठ तक का जो हिस्सा है वो समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं ये हमारे ओष्ठ हैं, मुख है, तो जो सबसे पहले यानी कि जो नीचे यहाँ कंठ का हिस्सा है, ये जो गला है, इसको क्या कहा जाता है, कंठ। इसको क्या कहेंगे, कंठ या कंठ, कंठ है। इससे थोड़ा सा ऊपर होता है तालु, जिसको हम तालवे के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर है मूर्धा, या जिसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। उसके बाद यानी कि जो मूर्धन्य वर्ण है, उसके बाद क्या आ जाता है, दांत, यानी कि दंत है, जिसको बोला जाएगा दंत कहें या दंत है। फिर जाकर ओष्ठ की बारी आती है। तो यानी कि ये जो हमारी जो स्वर तंत्री है, कंठ से लेकर मुख तक का जो हिस्सा है, यानी कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसको जो भी साउंड है, जो भी चीज़ है, उसको हम महसूस करके देख सकते हैं। उच्चारित करते समय हवा कहाँ टच करती है, किस तरह से हम उसको उच्चारित करते हैं, वो हम साथ साथ समझ सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आ और अंग, यानी कि अह, जो हमारा विसर्ग है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यानी कि जब हम आ और अह बोलते हैं तो गले से, कंठ से हवा निकलती है, वहाँ हल्की सी वाइब्रेशन होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, कंठ या कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ या कंठ है। अगर हम बात करें ई, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा वो देखिए, एक बार मैं सारे लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, ई यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि जब हम ई बोलते हैं तो कंठ से हवा, यानी कि यहाँ प्रेशर ना होकर इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि तालु से हल्का सा प्रेशर होता है, हवा वहाँ टकराती है, तो ई को क्या कहा जाता है, तालु या तालवे। ऊ इसको क्या कहा जाता है,
ऊ जब हम इनका साउंड करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो होठ हैं वो आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऊ को किसका नाम दिया गया है? ओष्ठ का नाम दिया गया है। री मूर्धन्य व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब हम री बोलते हैं तो कंठ से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा के ऊपर हल्की सी वाइब्रेशन होती है। ए आई ये किससे मिलकर बना है? आ और ई से मिलकर बना है। जो ए है, ए वर्ण है, वो आ और ई से मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इन दोनों से मिलकर, यानी कि कंठ और तालु से मिलकर। इसको हमें रटना नहीं है, समझ कर करना है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इन दोनों से मिलकर जब ए आई बनते हैं तो उन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो भी इनके साथ ही जुड़ जाएगा। तो मतलब ए और ई ये क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य, क्योंकि ये दोनों इनसे मिलकर बने हुए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य कहें या कंठ तालु कहें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगला देखेंगे ओ औ और औ, ओ ओखली और औ औरत, ये हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? अब हम किससे आगे देखेंगे, ये किससे मिलकर बनते हैं? कंठ और ओष्ठ से। तो इसको क्या कहा गया है? कंठोष्ठ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओ कब बनता है? जब हम आ और ऊ को मिलाते हैं तो ओ की साउंड आती है। ए और ओ से मिलकर किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। और दोनों से यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों को इसके अंदर जोड़कर कंठोष्ठ का नाम दिया गया है। यानी कि ओ का उच्चारण करते समय ए और ऊ जैसे ये मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? ओ। जैसे हम कहते हैं ना सूर्योदय, तो सूर्य आ के साउंड है, और उदय ए और ऊ दोनों मिलकर क्या बने? ओ। तो इन दोनों से ही आ किससे उच्चारित होता है? कंठ से, और ऊ किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? कंठोष्ठ बन जाता है। अब बात करते हैं अंग यानी कि अनुस्वार की। अनुस्वार को नासिक्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है, इसलिए जो अंग से अंगूर यानी कि जो हमारा अनुस्वार है उसको क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हमने स्वर कितने प्रकार के हैं यानी कि संख्या उनकी कितनी है और उनके प्रकार कितने हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे।